पहली बार दुनिया के सामने आई यूक्रेनी सीक्रेट फोर्स। जी हां, टॉप सीक्रेट कमांडो यूनिट का वीडियो आया है सामने। रूस के खिलाफ जंग में उतरे सीक्रेट फोर्स के कमांडोज। यूक्रेन की सीक्रेट फोर्स का नाम है डोजोर। फ्रंट लाइन पर स्पेशल ऑपरेशन में जुटी है सीक्रेट फोर्स। ये तस्वीरें उसी सीक्रेट फोर्स की, और अब जंग के मैदान में ये रूस को चुनौती देते दिखेंगे। तो क्या है ये डोजोर? अब हम डोजोर के बारे में आपको बताएंगे। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स है, 2002 में इसकी स्थापना की गई। वहीं सीक्रेट मिशन में ये शामिल है। 53,000 कमांडोज इसमें शामिल हैं। कमांडोज शामिल हैं और अमेरिका में ट्रेनिंग मिली है इन कमांडोज को। इसके अलावा रूस के खिलाफ जंग लड़ रही है ये फोर्स, ये जो सेना है। समंदर, आसमान, जमीन पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है डोजोर का। बेलारूस, ब्लैक सी में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात में भी जंग लड़ने में ये जो डोजोर सेना है वो सक्षम है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का खास पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद अगस्तीन साहब जुड़े हैं। हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब जुड़े हैं। सबसे पहले सिन्हा साहब, आप ही से सवाल शुरुआत कर रही हूँ सवालों की। ये जो डोजोर सेना आ रही है, नाम भी अलग है और यूक्रेन एक तरह से हाईलाइट हो रहा है तीनों मोर्चों पर, जमीन में, समंदर पर और हवा में भी। देखिए कितना कारगर मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि डोजोर को अभी पब्लिक अवेयरनेस के क्षेत्र में क्यों इस वक्त पे लाया जा रहा है। क्या अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो गया यूक्रेन वॉर? कहाँ ये एलाइट फोर्स थे, कहाँ छुपे हुए थे? तो ये जो एलाइट फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, इसका मतलब है इतना लेट क्यों? इतना लेट क्यों, मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो डिप्लॉय किया जा रहा है, इसका मतलब क्या ये सच है यूक्रेन के जो नॉर्मल ट्रुप्स हैं उनके स्ट्रेंथ में डिप्लीशन हुआ है, कमी हुई है, और तभी इसको स्पेशल लाइट फोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है? तीसरी बात, क्या ये स्पेशल लाइट फोर्स को ये स्पेशल टास्क देंगे, बाखमुत में देंगे, रूस के खिलाफ रूस के फ्रंट में देंगे? नहीं सर, अभी तक देखिए जो प्लानिंग नजर आई है यूक्रेन की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, वो ये है ऑपरेशन डोजोर के पीछे, क्योंकि बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है रशिया, और बेलारूस से सटी जो यूक्रेन की जमीन है वहां पर इन्हें ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि रूस की तरफ से अगर ताबड़तोड़ हमले होते हैं तो डोजोर की तरफ से उसका जवाब दिया जा सके। और देखिए, यूक्रेन की जंग को लेकर कहा जा रहा है कि मई तक रूस के साथ जंग हार सकता है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता कर्नल यूरी इनाट ने यह आगाह किया है, रूसी हमलों से यूक्रेनी शहरों का सीरिया जैसा हाल होगा। कुछ हफ्तों में रूस का यूक्रेनी आसमान में कंट्रोल होगा। रूसी बमबारी से यूक्रेनी न्यूक्लियर एनर्जी पर खतरा भी है, तो सीरिया जैसी स्थिति बन सकती है, और मई तक की एक प्रोबेबल डेडलाइन वो बता रहे हैं। तो मई में तबाही यूक्रेन बनेगा सीरिया, ये सवाल उठ रहा है, और ये जो आशंका ये कितनी सही साबित होगी। देखिए, रूसी अटैक से यूक्रेन का सीरिया जैसा हाल होगा। पेंटागन की रिपोर्ट के आधार पर यूक्रेनी वायुसेना का ये दावा है। मई तक यूक्रेन की बुरी तरह से हार हो सकती है। रूस की एयर स्ट्राइक का जवाब देना मुश्किल होगा। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिकों को लड़ने में मुश्किल होगी, और यूक्रेन के न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन को निशाना बनाया जाएगा, ये कहा गया। और पेंटागन की रिपोर्ट में क्या दावा है, इस पर भी नजर डालिए। देखिए, यूक्रेन के पास S-300 की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, ये कहा गया है, और 2 मई तक S-300 की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। मई के बीच की बात कही जा रही है, और मिसाइल खत्म होने से रूसी हमलों को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये अपने आप में देखिए, मई की एक डेडलाइन सेट की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की लीडरशिप जो है वो बड़े बड़े दावे करता रहा है। ऑगस्टिन सर, एयर कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा, ये एक प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। हालांकि हमने कई बार सुना कि रूस जो है आसमान पे पूरा कब्जा कर लेगा यूक्रेन के, और एक बार फिर से मई की डेडलाइन दी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या आपका प्रोजेक्शन? मुझे एक चंद मिनट दीजिएगा, इसको समझाना थोड़ा ज़रूरी है। ये अप्रैल का महीना जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण महीना है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब ये पूरा जो एरिया, जो यूक्रेन का एरिया है, वो पूरा कीचड़ बन जाता है। वहाँ पे टैंक वॉरफेयर होना ना इम्पॉसिबल है। कोई भी टैंक जाएगा वो फंस जाएगा, धस जाएगा। लेकिन अप्रैल खत्म होते ही देखिएगा, जब जमीन सख्त होना शुरू हो जाता है, टैंक वॉरफेयर शुरू हो जाएगा। जब टैंक वॉरफेयर शुरू होगा, एंटी टैंक कैसे करेंगे आप? हवाई हमले से आप नहीं, बारिश से पहले, बारिश में फिर वही हालत होना है। तो इस दौरान इनका जो सरफेस वॉरफेयर जब शुरू होगा, जो फुल एंड फाइनल जो हम वॉरफेयर की बात करते हैं, उस समय ये एयर अटैक का संभावना
बढ़ जाता है और उस समय ये जो बोल रहे हैं कि उनका पूरा लेपर्ड टैंक हो, जो भी टैंक हो, जिससे नाबूद हो जाएगा। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है S-300 का, जो आपने दो न्यूज़ चलाया। S-300 रशिया सरफेस टू एयर वेपन है, लेकिन वो सरफेस टू सरफेस मोड पे रशिया मार रहा है। वेरस यहाँ पे सरफेस टू एयर वेपन के ठीक है, बड़ी बात आपने कही, आपने बात बहुत बड़ी कही और ये शायद ट्रिगर भी आगे कर सकता है वॉर को लेकर। पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट पर रूस का बड़ा बयान सामने आया। रूस को धोखा देने के लिए डॉक्यूमेंट लीक। जी हां, रूस की तरफ से कहा गया धोखा देने के लिए यूएस की चाल हो सकती है। ये रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov का ये बयान सामने आया है। तो देखिए, ये बड़ी बात कही गई है रशिया की तरफ से। पेंटागन के डॉक्यूमेंट लीक ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। क्या ये प्री प्लान था? सब कुछ सुनियोजित था। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov का ये सनसनीखेज दावा सामने आया है। पेंटागन का डॉक्यूमेंट लीक होना अमेरिका की चाल हो सकती है, साजिश हो सकती है, यह कहा जा रहा है रूस की तरफ से। रूस को धोखा देने के लिए डॉक्यूमेंट को लीक किया जा सकता है। यह किसी को नहीं पता कि डॉक्यूमेंट असली है या फर्जी। यूक्रेन में अमेरिका रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है। जंग में रूस को गुमराह करने के लिए डॉक्यूमेंट लीक मुमकिन है। रूस ने पहले भी डॉक्यूमेंट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ तो प्री प्लान था, जो सोचा गया वही इस डॉक्यूमेंट के जरिए कहने की कोशिश की जा रही है और इसे लीक डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। आपको भी लगता है क्या, संदेह होता है क्या, जिन परिस्थितियों में सारी जानकारियां अमेरिका से सामने आ रही? मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। युद्ध में ताम दाम दंड भेद, इनमें से कोई भी नीति अपनाई जाती है और गुमराह तो एक बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी है। और मीडिया वॉरफेयर के साथ अगर हम इस बात को देखें, दुश्मन को गुमराह करना, दुश्मन को गुमराह करना और किस समय, टाइम एंड स्पेस में किस बात को किस तरह से कहना है और डाइवर्जनरी फ्लैंक्स डाल के अपनी बात मनवा लेना है या दुश्मन के मनोबल को तोड़ देना है, ये तो एक युद्ध की नीति है। उस नीति के तहत बहुत अच्छी तरह से आपने कहा कि ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है। और हुआ क्या है, S-300 खत्म हो जाएंगे, वॉर फाइटिंग हम बढ़ जाएगी, ऐसी बातें किसको पता नहीं है। लेकिन इसको कहना कि ये लीक हुआ है, ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि ये बातें। और सर कहां से, वो भी पेंटागन से, जहां पर किस लेवल की सिक्योरिटी होती है यह हर कोई जानता है। अब देखिए, ये भी समझा देते हैं, बता देते हैं कि पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट में क्या था जिस पर रूस सवाल अब उठा रहा है। ये एक एक पॉइंट लीक वॉर प्लान में क्या था, ये आप जानिए फटाफट। यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन की पूरी डिटेल को रखा गया। इसी साल फरवरी मार्च में तैयार इसको किया गया। 12 यूक्रेनी कॉम्बैट ब्रिगेड को ट्रेनिंग दी गई, 9 ब्रिगेड को यूएस नेटो देशों में ट्रेनिंग। ये तमाम बातें इसमें थी कि कैसे यूक्रेन को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। इन ब्रिगेड को 250 टैंकों की जरूरत है। 350 मैकेनाइज्ड व्हीकल देने की जो बात है वो इस लीक डॉक्यूमेंट में थी। एक यूक्रेनी ब्रिगेड में 4 से 5 हजार सैनिक होते हैं, ये आपको बता दें। वेपन डिलीवरी की पूरी जो टाइमलाइन है वो बाकायदा इसमें थी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, हैरानी नहीं होती है क्या, जो मेरी यहां पर बात रखी थी कि पेंटागन जहां पर सिक्योरिटी का एक अलग लेवल होता है, वहां से कोई भी शख्स इस तरह से डॉक्यूमेंट को लीक कर दे। और बात वही कि जो रूस अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि हमको गुमराह करने के लिए सब कुछ किया गया। देखिए, ये बात मान के चलिए कि पेंटागन से इस तरीके की इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती, ये क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था है। क्योंकि अब हालात क्या है कि दोनों फंसे हुए हैं। रशिया जहां तक पहुंचना चाह रहा था वहां तक पहुंच चुका है। अब डिप्लोमेटिक रास्ता दूसरे चैनल से देखने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर भी अगर युद्ध विराम होता है तो रशिया को कोई घाटा नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ जेलेंस्की उस पर एग्री होता है नहीं होता है, यहाँ पे मामला फंसा हुआ है। क्योंकि अमेरिका भी अपना एक लेवल तक, अगर जेलेंस्की इसमें गिव अप कर देता है तो रशिया आगे बढ़ता है और जो थ्रेट है वो पूरा नाटो कंट्री तक पहुँच जाता है। लेकिन इसको इस हालत में छोड़ना भी अमेरिका के लिए लीक डॉक्यूमेंट पर मैं उसी पे आ रहा हूं। डॉक्यूमेंट क्या साजिश हो सकती है अमेरिका की? नहीं, निश्चित क्योंकि रूप से। देखिए जानकारियां भी तो क्या-क्या सामने आई हैं। मैं यही बात नेशनल गार्ड का एक रंगरूट ऑनलाइन चैट बॉक्स में ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। मैं यही बात कह रहा हूं कि अमेरिका इस डॉक्यूमेंट्स को लीक दिखा के अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हम देखो कितनी तैयारी कर चुके हैं, हम कितना ब्रिगेड्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, नाटो कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए रशिया को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, ये सब गलत बात है कि मई तक खत्म हो जाएगा।
यूक्रेन में काउंटर ऑफेंस मजबूत होता जा रहा है, लेपर्ड टैंक्स, हाइमार्स सारा मजबूत हो रहा है, तो मामला फंसा तो हुआ है। अब इसमें किस तरीके से यानी सर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही एक हिस्सा एक्सटेंडेड फॉर्म नजर आ रहा है। रूस की पोलैंड को नामो निशान मिटाने की धमकी। जी हां, सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की चेतावनी सामने आई है। रूस नाटो के बीच जंग में पोलैंड का वजूद मिट जाएगा। मुझे नहीं पता इस जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कह रहे हैं मेदवेदेव, जिनकी रूस में भूमिका नंबर 2 की मानी जाती है। लेकिन पोलैंड को अपना वजूद बचाना मुश्किल होगा, ये मेदवेदेव का आकलन है। कुल मिलाकर पोलैंड को एक बड़ी वार्निंग, बड़ी चेतावनी देते हुए मेदवेदेव नजर आ रहे हैं। तो पोलैंड को धमकी के मायने क्या है, अब यह समझ लीजिए। जंग में पोलैंड यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहा है। इतने तमाम महीनों में हम देख चुके हैं। रूस से लड़ने के लिए पोलैंड यूक्रेन को कई तरह के हथियार दे रहा है। पश्चिमी देशों के हथियार भी पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन की धरती तक पहुंच रहे हैं। रूस पोलैंड को डराकर यूक्रेन को मिल रही मदद दरअसल रोकना चाहता है। रूस पोलैंड के बहाने नाटो को धमकी दे रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, पोलैंड पर इस तरह की वार्निंग बहुत हद तक मायने समझ में आते हैं, और रूस पोलैंड को डराना चाहता क्यों है इसके कारण भी समझ में आते हैं। इससे ज्यादा और क्या देख रहे हैं आप इसमें, इस धमकी में? देखिए, 2-3 बातें साफ है। पोलैंड अपना इंटरेस्ट देख रहा है। जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट पोलैंड का बहुत बड़ा है। पहले फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट रहा है, लेकिन अभी वो नाटो कंट्रीज के साथ में जुड़ा हुआ है। जिस तरीके की सप्लाई और एक गेटवे बना हुआ है, बेलारूस से उसका बॉर्डर लगता है, तो रशिया ये देख रहा है कि पोलैंड एक तरीके से कॉरिडोर है पूरे आर्म्स सप्लाई के लिए। दूसरा, पोलैंड इंटरनल इश्यूज में फंसा हुआ है, जो कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और जिस तरीके से वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेन्स का वो विरोध कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के डिसीजंस का, और वो नहीं चाहते कि यूक्रेन से ग्रेन वहां पे जाए, उनका एग्रीकल्चर थ्रेट हो। तो इसके बीच में पोलैंड, और सिर्फ पोलैंड की पॉलिटिक्स में भी तो एक ऐसा तबका है जो कि प्रो रशिया वहां पर निश्चित रूप से वो बड़ा फैक्टर है। तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स पोलैंड में हो रहा है कि सिक्योरिटी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसको ध्यान में रखते हुए रशिया पोलैंड को वार्न कर रहा है कि नाटो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, आपको आर्थिक मामले में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने, यानी कि ये वार्निंग के साथ साथ ये भी है कि अभी अगर आप नहीं जगे तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा विध्वंस अब आने वाले वक्त में पोलैंड में हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव का पोलैंड के पीएम को जवाब। माटुस मोराविकी ने कहा था रूस नाटो की जंग से पोलैंड पर कोई असर नहीं होगा, पोलैंड यूक्रेन के साथ है और यूक्रेन की मदद करता रहेगा। माटुस मोराविकी ये बोल रहे हैं। माटुस मोराविकी के इसी बयान ने मेदवेदेव ने अब पोलैंड को बड़ी धमकी दी है, बड़ी वार्निंग दी है कि रूस और नाटो जब आमने सामने होंगे तो पोलैंड का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। और देखिए, पोलैंड के पीएम के बयान पर रूस भड़का हुआ है। साथ ही पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की वजह से पोलैंड रूस के निशाने पर है। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पोलैंड में पश्चिमी हथियार, जी हां, देश कौन कौन से हैं, वहां से कौन कौन से वेपन्स हैं, वो भी उस पर भी हम नजर डालते हैं। देखिए, कनाडा की बात करें, वहां से कौन से हथियार यहां पर आए हैं। यहां पर से 8 लेपर्ड 2 टैंक पहुंचे हुए हैं, और ये एक तरीके से ये सारी चीजें रूस को भड़काती हैं। जर्मनी यूके की बात करें, 18 लेपर्ड और 14 चैलेंजर टैंक यहां पहुंचे हैं, वॉर जोन में पहुंचे हैं। स्पेन की बात करें, 6 लेपर्ड टैंक आने वाले हैं, उनकी अभी एंट्री होने वाली है। और अमेरिका की बात करें, अमेरिका जो कि सबसे बड़ा अगर देश है देखा जाए इस लिहाज से, तो 31 अब्राम टैंक्स यहां से मिलने वाले हैं। और साथ ही तुर्की की बात करें तो बैरक्टार ड्रोन यहां से मिले हैं, और ये सारी चीजें जो हैं अपने आप में देखिए किस तरीके से पोलैंड को ये हथियार मिल रहे हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति यूक्रेन के लिए भी थी, और ये सब कुछ मिला जुला के रूस को भड़काने की स्थिति बनती जा रही है, रूस को नाराज करने वाली स्थिति बनती जा रही है। कैप्टन श्याम, पोलैंड एक ऐसा देश रहा है जो यूक्रेन वॉर में सबसे मुखर रहा है, और पोलैंड को बैकिंग भी जबरदस्त है। नाटो की बात करें, नाटो देशों की बात करें, ये चीज समझ में आ रही है। और पोलैंड यूक्रेन के लिए एक ऐसा एंट्री गेट है जहां से सप्लाई कभी बंद नहीं होती। ये सारी स्थितियां क्या पोलैंड को पुतिन के टारगेट पर लाती जा रही है? 2 बयान मैं कोट करना चाहूंगा। एक तो जेलेंस्की का कि मैं नाटो में तब तक शामिल नहीं होऊंगा जब तक मुझे पूरी सिक्योरिटी की गारंटी ना दी जाए। दूसरा बयान पुतिन का कि ये लड़ाई नाटो से नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका से बन गई है,
और जब तक ये वर्चस्व जो अमेरिका दिखाता है पूरे वर्ल्ड को, वो तोड़ा नहीं जाएगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, आई कोट, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट ना हो जाता है, तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। अब आप इन दोनों बहनों को समझिए, ये छोटे छोटे जो पोलैंड और नेबर कंट्रीज हैं, ये धीरे धीरे डिप्लीट होते जाएंगे, इनके पास शक्ति नहीं बचेगी अगर लड़ाई प्रोलॉन्ग होती है। अमेरिका दूर है, कितने देर तक बचा पाएगा, तो इनको तो रियलाइन होना ही पड़ेगा। इसलिए साउथ ग्लोबल, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज को लेकर चाइना के साथ रशिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है। उस हिसाब से आप देखें तो ईयू टूटता नजर आ रहा है। जी। रूस की एयरबॉर्न फोर्स की ट्रेनिंग का दरअसल एक वीडियो सामने आया है। एयरबॉर्न फोर्स को स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है, अब आप ये देखिए। यूक्रेन में तबाही बरसा रहे हैं एयरबॉर्न फोर्स के जवान और उन्हें किस तरह की जबरदस्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ रहा है मैदान जंग में जाने से पहले। ये देखिए, ये ताजा वीडियो जो बता रहा है कि जवानों को कितनी सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है वॉर में भेजने से पहले। सिन्हा साहब, ये ट्रेनिंग क्या बता रही है? और लगातार हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन दोनों ही तरफ से ये सिलसिला जारी है और ऐसा लग रहा है कि लंबे वक्त तक जंग खींचने की तैयारी दोनों तरफ से हो रही। दोनों का मानसिक रूप से अप्रिसिएशन है कि युद्ध लंबा खींचेगा। लंबा खींचेगा तो आपको एडिक्वेट इक्विपमेंट चाहिए, एडिक्वेट ट्रुप्स चाहिए। एडिक्वेट ट्रुप्स कब अवेलेबल होंगे? वो सीधे तो आप वॉर जोन में फ्रंट पे नहीं भेज सकते, उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। नौसिखुआ को लड़ाई लड़ने नहीं आता है, उसको पहले ट्रेन करना पड़ता है। तो ये दिखाता है कि दोनों जिद अपना बनाए हुए हैं कि हमने अपने युद्ध को भी कंटिन्यू करना है। अब पोलैंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात ये कहना चाहता हूँ, पोलैंड क्यों महत्वपूर्ण टारगेट है रूस का? क्योंकि पोलैंड के ही माध्यम से जितना मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई हो रहा है यूक्रेन को, वो फीडर है, फीडर कंट्री है। तो फीडर कंट्री को यह संदेश दिया जा रहा है कि तुम अपनी हरकत से बाज आओ, नहीं तो तुम हमारे टारगेट पे हो। लेकिन इसका एक अंजाम यह है कि यदि रूस डायरेक्ट पोलैंड पे अटैक करता है तो वर्ल्ड वॉर 3 को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, फिर तो नाटो वर्सेस रशिया डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो पोलैंड के लिए सर क्या कोई प्रॉक्सी वॉर रेज कर सकता है रूस? इसकी संभावना दिख रही है आपको? कर सकता है। देखिए, जिसमें डायरेक्ट अभी अमेरिका और नाटो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉक्सी वॉर तो कर रहे हैं, कंधा जेलेंस्की का और शरारत अमेरिका और नाटो का। तो उस तरह से जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा, तो वो दूसरा विकल्प ढूंढेगा। क्या विकल्प ईरान होगा? ठीक है, तो पोलैंड को ये वार्निंग और उसके बीच अगर पोलैंड पर कोई भी हमला होता है तो क्या वहां पर आर्टिकल 5 इन्वोक करके नाटो और वर्सेस रूस नहीं हो जाएगा? तमाम बातें हैं, तमाम कयास इन सब के बीच यूक्रेन में रूस के विनाशकारी हमले लगातार जारी हैं। रूस ने अलग अलग शहरों में एयर स्ट्राइक की है। रूस ने बाखमुट, मारिंका, लीमन को निशाना बनाया है। रूस के 45 हवाई हमलों को यूक्रेन ने नाकाम किया है। एयर डिफेंस सिस्टम से हमले को नाकाम किया गया। यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा। तो देखिए इस वक्त किस तरह से रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन पर कैसे की जा रही है एयर स्ट्राइक, ये हम आपको बता रहे हैं। यानी रूस ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हमले का पैमाना बढ़ाया है। कौन कौन से शहर निशाने पर हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन बम गोला बारूद बरस कहां रहा है? ये देखिए, बाखमुट, लीमन, मरिंका, अवदीवका और इज्यूम। यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। रूस की 45 एयर स्ट्राइक को हमने नाकाम किया है, उसके बाद भी बर्बादी का बड़ा पैमाना नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त ऑगस्टीन साहब मौजूद हैं। ऑगस्टीन साहब, ये क्या कोई नई रणनीति है क्या? एक साथ इतने शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है रशिया की तरफ से। देखिए, इसमें जो आपने शुरू में जो न्यूज़ चलाया था, मुझे लगता है ये मई आने तक जी ये डिस्कशन टेबल पे आ जाएं। जो लाल अभी हम मैप में देख रहे हैं, रशिया अपना क्लेम कर ले और ये बोले कि भाई मेरा यही इस वॉर से इतना ही मुझे खाना था। यानी सर अपना कॉरिडोर क्लियर कर रहा है ना क्रीमिया तक? वो भी नहीं है। देखिए, एयर डिफेंस, ये आंसर जो है एयर और डिफेंस में है। अगर एयर डिफेंस जब खत्म हो जाता है किसी कंट्री का, जैसे यूक्रेन का लगभग हो चुका है,
तो इसका मतलब है आपका आर्मी भी खत्म, आपका नेवी भी खत्म, आपका ठीक है। एयरफोर्स और खत्म देखिए, है। एक प्रोजेक्शन मई तक का तो है ही, लेकिन अब ये प्रोजेक्शन कितना सही होगा, गलत होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का डिस्कशन में, चर्चा में शामिल होने के लिए।